गोपी शंकर चौधरी इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसके लंग्स भी बाहर आने के लिए तैयार थे। लेकिन सबसे ज्यादा फनी ये था कि इतना चिल्लाने के बाद भी गांव वाले बिना हिले उधर ही खड़े थे और गोपी शंकर की हालत देखकर उस पर मनी मन तरस खा रहे थे। ना तो गांव वाले हिले और ना ही उनके चेहरे के हाव भाव में कोई चेंजेस देखने को मिले। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी हवेली के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उससे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। ये सीन देखकर अचानक से गोपी शंकर को अपने अच्छे दिन याद आने लगे थे। पहले कैसे उसके एक ही इशारे पर गांव वाले किसी से भी लड़ने पहुंच जाते थे, लेकिन आज आज गोपी शंकर काल कोठरी में कैद है। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे गोपी शंकर को ये समझ आ रहा था कि मौसम और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, कभी भी बदल जाते हैं। रिबन कटिंग सेरेमनी के दौरान ही अलीबाग गांव के लोग पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि उन्होंने विराट जिंदल की असली पावर देख ली थी। जिस इंसान के पास 30 रोल्स रॉयस और 30 हेलीकॉप्टर्स हों, वो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। विराज का डर इन लोगों के दिल में बैठ सा गया था। भले ही उन लोगों के सामने उनका सरपंच गोपी शंकर चौधरी खड़ा था, लेकिन कुछ गांव के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे कि गोपी शंकर चौधरी अब ज्यादा समय के लिए सरपंच नहीं रहने वाला था। यू अनग्रेटफुल इडियट्स, तुम लोगों ने अपनी औकात आखिर दिखाई दी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों का नंबर भी जरूर लगाऊंगा। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने के बाद भी जब कोई गांव वाला गोपी शंकर की मदद करने नहीं आया, तो गोपी शंकर को विराज के वट का पता चल गया था और उसका गुस्सा गांव वालों पर निकल रहा था। वैसे अभी तो ये भी तय नहीं था कि गोपी शंकर इस काल कोठरी से बाहर आएगा भी या नहीं, या फिर कहीं गोपी शंकर काल कोठरी में ही अल्लाह को प्यारा हो गया तो। तौबा तौबा, गोपी शंकर को काल कोठरी में डालने के बाद विराज ने तुरंत ही काल कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया था। साथ ही साथ पुरानी हवेली के हॉल के दरवाजे पर भी विराज ने लॉक लगा दिया था। मास्टर, इस इंसान की बीमारी को मैंने पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया है। गोपी शंकर को लॉक करने के बाद जैसे ही विराज उस सीन से बाहर आया, अचानक से उसने उर्वशी की मीठी आवाज सुनी। उर्वशी की बात सुनकर तुरंत ही विराज का ध्यान लालू की तरफ गया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। हालांकि उसकी कंडीशन में वाकई में बहुत सुधार आ गया था। तुम्हें सच में इसका इलाज करना आता है? विराज पूरी तरह से शॉक्ड था। जब उर्वशी ने पहली बार विराज से कहा कि वो मदद कर सकती है, तो विराज को लगा कि वो बस ट्राई करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वाकई में उर्वशी के पास कोई स्पेशल पावर है। मास्टर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या अभी भी आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? नाखुश होते हुए उर्वशी ने कहा। जैसे ही विराज ने उर्वशी की बात सुनी, वैसे ही उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर इसे होश आ गया तो मैं इस महीने तुम्हें 1 लाख का बोनस दूंगा। वाओ मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? विराज की बात सुनकर उर्वशी पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गई थी। अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए विराज ने कहा, ऑफ कोर्स सच कह रहा हूँ। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मास्टर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते ही उर्वशी लपकते हुए विराज की तरफ कूदी। दरअसल उर्वशी ने विराज को अपने गले से लगाने की कोशिश की थी। चूंकि विराज उर्वशी की इस हरकत के लिए वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था, और ऊपर से उर्वशी के भारी शरीर को भी वो अचानक से संभाल नहीं पाया। लेकिन रब दी मेहर है कि विराज जमीन पर गिरते गिरते बच गया था। जैसे तैसे विराज ने अपना बैलेंस संभाला और उर्वशी की इस हरकत पर चिल्लाते हुए बोला, यू, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। ये बोलते हुए विराज उर्वशी को घूरे जा रहा था। जब उर्वशी ने देखा कि विराज को बहुत गुस्सा आ गया है, तो वो तुरंत ही विराज के रास्ते से हटी और मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर, इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? और किसने कहा आपको कि हमेशा पैसों का ही रिवॉर्ड दो? उसके बाद में हमें ब्लेम किया जाता है कि मैं पैसे काट दूंगा। उर्वशी के मुंह से निकले आखिरी के उन 4 शब्दों में उसने विराज की एक्टिंग की थी। ये देखकर विराज का गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ओ गॉड, इतनी बड़ी ड्रामेबाज! मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा रह सकता।
हालांकि विराज के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई थी, लेकिन जितिन कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड नजर आ रहा था। और उसका कारण था विराज का 1 लाख रुपए का बोनस देना। जितिन विराज का बॉडीगार्ड था, जो विराज के लिए लोगों से लड़ जाता था, अपनी जान जोखिम में डाल देता था। उर्वशी और जितिन के काम में रात और दिन, धरती और पाताल जितना फर्क था। लेकिन जितिन को सिर्फ एक बेसिक सी सैलरी मिल रही थी, और उर्वशी को सैलरी के साथ साथ टाइम टू टाइम बोनस भी मिल रहा था। विराज के लिए इतना कुछ करने के बाद भी विराज पैसों की बारिश सिर्फ और सिर्फ उर्वशी पर ही कर रहा था। यही वजह थी कि जितिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, और इस बार जितिन चुप भी नहीं रहने वाला था। विराज भाई, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए लोगों से लड़ लेता हूँ, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। अभी गोपी शंकर को भी मैं ही लेकर आया, लेकिन उस बारे में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया, और जो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए वो आप हमेशा इसको दे देते हैं। जितिन की शिकायत सुनकर विराज के चेहरे पर हंसी आ गई थी। तुम दोनों अलग हो। इसे अपने परिवार को ढूंढने के लिए पैसा चाहिए। तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? विराज ने जितिन से पूछा। मुझे मुझे शादी करनी है। चांदनी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उर्वशी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अयो शादी? क्या तुम जैसे बेवकूफ को कोई लड़की पसंद ही करती है? हाउ अनएक्सपेक्टेड। क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता क्या? और क्या मैंने तुम्हें कभी बेवकूफ कहा जो तुमने मुझे तुम्हारे सीनियर को बेवकूफ कहा? यू इडियट, बेवकूफ तो तुम हो। और सुनो, मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत। ये बोलते हुए जितिन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ उर्वशी पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। जब विराज ने जितिन की बातों पर गौर फरमाया तो उसके दिल में मिक्स्ड इमोशन आने लगे थे। इसी के साथ विराज को आज सुबह की वो घटना याद आई, जब उसने जितिन की गर्लफ्रेंड चांदनी को किसी और मोटे आदमी के साथ देखा था। जितिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और विराज इस बारे में श्योर नहीं था कि उसे जितिन को बताना चाहिए या नहीं। उसे डर था कि शायद जितिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज भाई, अगर यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है तो क्या मैं 1-2 दिन के लिए दिल्ली जाकर चांदनी से मिल सकता हूँ? विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितिन उससे कुछ इस तरह का सवाल करेगा, लेकिन कैसे भी करके विराज को जितिन को मेंटली प्रिपेयर्ड करना होगा। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, जितिन, अगर तुम वापस जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे उतना प्यार नहीं करती है जितना वो पहले करती थी, तो तुम क्या करोगे? इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि चांदनी उस तरह की इंसान है। मेरा उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है। हाँ, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते। हमारे बीच में भी किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझा दिया था। उसने भी मुझे फोन पर कहा कि वो मुझे समझती है। उसके बाद हम दोनों ने मजाक मजाक में कहा कि जब मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। ये सब बोलते हुए जितिन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी, और उस मुस्कान को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जितिन चांदनी से वाकई में प्यार करता था। लेकिन जितिन के एक्शन से विराज और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गया था। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जितिन, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें पता चले कि वो अब प्यार नहीं करती है तो तुम। इससे पहले कि विराज अपनी पूरी बात कह पाता, तुरंत ही जितिन ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, अगर चांदनी मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है तो मैं उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और शायद उसे कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा जो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। उसने मेरा इंतजार किया है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ। जितिन का कन्फेशन सुनने के बाद विराज को समझ आया कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो प्यार के टुवर्ड्स कितना हम्बल होता है। इस समय विराज जितिन के अंदर अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा था। उस समय विराज का एटीट्यूड भी मोनिका को लेकर कुछ ऐसा ही था जैसा अभी जितिन का चांदनी को लेकर है। मोनिका को खुश करने के लिए विराज किसी भी चीज को गिव अप करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे अपने फिजिकल फटीग और दिन रात काम करने से भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसे तो बस हर दिन हर पल मोनिका को खुश रखना था।
लेकिन अंत में रिजल्ट्स क्या निकले? ना सिर्फ मोनिका विराज को छोड़कर किसी और के पास गई, बल्कि उस मोटे लड़के के साथ मिलकर विराज को नीचा दिखाने लगी थी। उस समय विराज को एहसास हुआ कि वो बस कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाता रहा और मोनिका बस उसे प्यार से पुचकारती रही। इसके अलावा उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था। विराज भाई, आपने मुझसे अचानक से वो सब क्यों कहा? अभी तक विराज ने कभी भी जितिन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया था। आज सुबह जो कांड हुआ उससे विराज बहुत डिस्टर्ब था और यही वजह थी कि विराज ने जितिन से वो कहा। लेकिन अब जितिन ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो गया था कि आखिर विराज ने ऐसा क्यों कहा, जिसका विराज ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही कैजुअली पूछा। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी लालू को उसके घर पहुंचाने में मेरी मदद करो। विराज की बात सुनकर जितिन ने अपना सर हिलाया और विराज और जितिन दोनों इक्वली लालू को उठाकर पुरानी हवेली से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। लालू की बीवी सुजाता भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तुरंत ही विराज ने सुजाता को देखते हुए कहा, लालू मेरे भाई जैसा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला कि फिर से तुमने इसे नीचा दिखाया है तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं समझ गई डायरेक्टर जिंदल, मैं आगे से ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूंगी। इस समय विराज जिंदल अलीबाग गांव का राजा था, तो भला सुजाता उसकी बात से डिसएग्री कैसे कर सकती थी? और तो और जिस तरह से विराज और लालू के बीच में रिश्ता है, तो वैसे देखा जाए तो फ्यूचर में विराज लालू की हमेशा मदद करेगा। आज की रात का सारा भवंडर खत्म हो गया था और विराज को अगली सुबह सबसे पहले साउथ पोलो स्कूल के लिए निकलना था। ऑक्शन में विराज ने अनाउंस किया था कि साउथ पोलो स्कूल को 50 करोड़ रुपए का डोनेशन देगा, क्योंकि साउथ पोलो स्कूल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और विराज नटराजन सर को गुरु दक्षिणा भी देना चाहता था। लेकिन उससे पहले विराज को सुषमा आंटी के लिए आज रात कहीं सोने का इंतजाम करना था। जैसे ही विराज को ये ख्याल आया, वैसे ही उसने देखा कि सुषमा आंटी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उर्वशी, सुषमा आंटी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ चली गई वो? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उर्वशी को भी एहसास हुआ कि सुषमा आंटी कहीं नहीं है। तुरंत ही उर्वशी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मास्टर मैं तो भी आपके साथ हूँ, मुझे नहीं पता कि सुषमा आंटी कहाँ है। क्या वो कहीं और तो नहीं चली गई? वैसे तो सुषमा आंटी अलीबाग गांव में मौजूद थी और सही मायनों में देखा जाए तो सुषमा आंटी के लिए कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी विराज को टेंशन हो रही थी, क्योंकि विराज के लिए सुषमा आंटी उसके परिवार के जैसी थी। वो उसकी दादी थी, तो पोते को टेंशन कैसे नहीं होगी भला? आखिर सुषमा आंटी कहाँ चली गई थी? क्या सुषमा आंटी का किसी ने किडनैप कर लिया था? लेकिन भला उस बूढ़ी औरत को कोई क्यों किडनैप करेगा? विराज से पैसे ऐंठने के लिए? क्या वाकई में सुषमा आंटी का किडनैप हो सकता था, या फिर हम बस अपने ख्याली बुलाव बना रहे थे? क्या सुषमा आंटी किसी मुसीबत में फंस गई थी? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज भी किसी उलझन में फंसने वाला था? तो फिर जानवी की एंगेजमेंट, विराज का समय पर पहुंचना, क्या ये सब हो पाएगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।